प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो 12th फिजिक्स प्लेलिस्ट पर देखिएगा, आपको कंटिन्यू पूरे वीडियो मिल जाएंगे। प्रायः ऐसे वीडियो आपको पेड क्लासेस में मिलते हैं, हम आपको निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उन वीडियो में बहुत सरलता से समझाया गया है, साथ ही साथ आप उनसे नोट्स भी बनाते जाएंगे। यद्यपि वो वीडियो पहले के हैं लेकिन अभी भी सिलेबस में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उनमें शामिल हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, शुरुआत करते हैं आज अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम इसमें जानेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, संक्षेप में परिचय जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने संबंधी नियम। बात आई समझ में कि चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, वो ज्ञात करने संबंधी नियम हैं। उनमें से पहला मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पैच नियम, फिर इसके बाद दूसरा है इसमें दाएं हाथ का नियम, और तीसरा है दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1। फिर देखेंगे इसके बाद धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। अभी क्षेत्र की दिशा थी, अब लगने वाले बल की दिशा। तो लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने संबंधी नियम, यानी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से नियम है। तो पहला मुख्य नियम है उसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको जानेंगे। इसके बाद जानेंगे दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2। इसके बाद अगला पार्ट आएगा इसका लॉरेंज बल क्या है, यानी इसी वीडियो में चौथे नंबर पर अपन जानेंगे कि लॉरेंज बल क्या है। इस हेतु व्यंजक यह कब अधिकतम और कब न्यूनतम होगा। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो में बहुत कुछ है। इसके बाद हम जानेंगे लॉरेंज बल के सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और इसके बाद हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब लंबवत गति करता है तो उसका मार्ग वृत्तीय हो जाता है, क्यों, है ना। और उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या हेतु व्यंजक भी ज्ञात करेंगे। तो इसको शुरुआत करते हैं प्यारे विद्यार्थी, लेकिन इसके पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सहयोग और आपका प्यार ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा ही होगा, एक चुंबक ले लिए और जब कुंडली ले लिए, कुंडली बंद है ना, कॉइल। अब इसके मध्य अपेक्षित गति होती है, यानी चुंबक को अंदर कराए और बाहर कराए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार से क्या उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें विद्युतीय क्षेत्र यानी धारा उत्पन्न कर देता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युतीय क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने जाना कि जब चुंबक के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो क्या विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इस संबंधी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो बात आती है अब धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तो अब क्या होगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव कि जब किसी चालक में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आप जानते होंगे चालक पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तापीय ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, तार गर्म भी हो जाता है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबक इसी प्रभाव का नतीजा होते हैं, है ना। तो क्या आपको समझ में आया कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, कि किसी चालक तार पर, किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को, इस प्रभाव को, धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, प्यारे विद्यार्थियों, धारा का चुंबकीय प्रभाव गतिमान आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। यानी गतिमान आवेश विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है गतिमान आवेश, है ना। लेकिन अगर स्थिर आवेश की बात करें तो स्थिर आवेश तो एक बिंदु पर स्थिर रहेगा, तो स्थिर आवेश केवल
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये छोटा सा पार्ट है, इसको 1 नंबर के प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बना करके दिया जा सकता है कि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, और स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। तो अब अपन जानेंगे कि किसी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दिशा को ज्ञात करने के लिए नियम दिए गए हैं। तो उसमें पहला नियम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क या पेंच का नियम। किसका? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच या कार्क का नियम। अब ये क्या कहलाता है? एक स्क्रू समझिए, स्क्रू समझिए इसको। इसमें जो पेंच बने हुए हैं इसको घुमाते हैं, दक्षिणावर्ती घुमाते हैं तो ये पेंच आगे बढ़ता है। दक्षिणावर्ती यानी लेफ्ट टू राइट घुमाते हैं तो ये पेंच आगे बढ़ता है ना। इस टाइप से ऐसी चूड़ी इसमें बनी हुई है। तो यहाँ पर यही बात करी गई है कि एक दक्षिणावर्ती पेंच की कल्पना करते हैं जो धारावाही चालक के अनुदिश रखी हुई है। समझ लीजिए दक्षिणावर्ती पेंच है और ये तार है, धारावाही चालक तार के अनुदिश रखी हुई है। अब कहा है कि अब इसे इस प्रकार घुमाओ। पेंच को अपन घुमा रहे हैं, कैसे? लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं। अब इसे इस प्रकार घुमाएं कि उसकी नोक धारा की दिशा में बढ़े, यानी इसको घुमाने पर इसकी ये जो नोक है ये इस दिशा में बढ़ रही है, इस दिशा में बढ़ रही है। तो ऐसा करने के लिए अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा होगा, अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये समझ लीजिए ये पेंच है, जो मैं पेन पकड़ा हूँ ना, ये इसको पेंच समझ लीजिए, ये दक्षिणावर्ती पेंच है। अब मेरे को इसको कसना है ना, घुमाना है। तो कैसे घुमाएंगे? ये पकड़ लिया हमने इसको, अब इसको घुमाने के लिए ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे टर्न कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो अंगूठा कैसे घूम रहा है? ऐसे। अंगूठा कैसे घूम रहा है? यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है। तो कहा गया अंगूठे जिस दिशा में घूमता है वही बल रेखा की दिशा होती है। यानी बल रेखा की दिशा, जो अगर ये ऐसा बढ़ रहा है तो बल रेखा की दिशा ये होगी। ये समझ लीजिए क्या बताया गया कि ये जैसे धारावाही चालक तार है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसकी बल रेखा कैसी उत्पन्न होंगी? ऐसी उत्पन्न होगी, है ना, ऐसी, है ना, इस दिशा में। यानी यहाँ पर ये एरो भी बनाया गया है, यानी इसमें बल रेखा ऐसी उत्पन्न होगी, ये बल रेखा होंगी, ये एरो बना है ना। अब इसके बाद जानते हैं दाएं हाथ का नियम। ये सब नियम काय के लिए हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब दाएं हाथ का नियम क्या हो गया? दाएं हाथ का नियम ये है कि एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से पकड़ना है। एक धारावाही चालक तार को हाथ से पकड़ना है। अभी आप करंट वाली वायर ना पकड़ लीजिएगा, ये कल्पना करने की बात करी जा रही है कि एक धारावाही चालक तार को हाथ से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ? धारा की दिशा में हो। तो अंगुलियां जिस दिशा में मोड़ना पड़ेगा वही चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। चलिए हम इसको बताते हैं। दाएं हाथ अपन ने लिया, हमने दाएं हाथ ये लिया, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें समझ लीजिए ये धारा, पेन समझ लीजिए ये धारावाही चालक है और इसकी नोक तरफ ही धारा बह रही है। तो हमने ये अंगूठे की तरफ, ये अंगूठा किस तरफ है? ये अंगूठा, ये चित्र भी आप देख सकते हैं साइड में बना हुआ है ना। धारा की दिशा में क्या है? अंगूठा। यानी अंगूठा यदि धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा हो तो आप इसको पकड़ने के लिए अंगुलियां कैसे मोड़ना पड़ेगा? ऐसे मोड़ना पड़ेगा ये। तो जो अंगुलियां होंगी वो काय की दिशा को प्रदर्शित करेगी? वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी आपने समझ लिया दाएं हाथ का नियम कि एक धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो या अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ेगा वही काय की दिशा होगी, वही बल रेखा की दिशा होगी। प्यारे विद्यार्थी, इन नियमों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी, तो इनमें से कोई भी नियम का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है ना, ये बेसिक बातें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 1 है। इसके बाद नियम नंबर 2 ये बाद में है ना। नियम नंबर 1 है, ये क्या काय के लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। तो इस नियम में क्या कहा गया है
कि यदि हम दाहिने हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं, दाहिने हाथ का पूरा पंजा यानी इस टाइप से ऐसे करके फैलाएं। कैसे फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए अंगुलियां ये हैं और ये अंगूठा है, अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो। चलिए अब ये चित्र भी आप समझ सकते हैं, ये अंगुलियां ये अंगूठा लंबवत हो। तो कहा है कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को प्रदर्शित करे, है ना। और अंगुलियां एक बिंदु है उसी तल पर, कोई बिंदु P, उस बिंदु की ओर संकेत कर रहा है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। यानी जिस तल पर हमने इस प्रकार से, जैसे ये आपको कागज़ दिख रहा है, हमने कागज़ पर क्या रखा हुआ है, इस टाइप से अपना हाथ रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये धारावाही चालक है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पर हम इसी कागज़ पर एक कहीं भी पॉइंट बिंदु ले लिए, उस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसी के लिए बताया गया कि तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। यानी कि समझ लीजिए चित्र में यह हथेली है, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, है ना। बात आ गई समझ में कि यहाँ पर अंगूठा और अंगुलियां लंबवत है, और अंगूठा काय के अंदर से, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा के अंदर से। अब इसी तल पर कहीं भी कोई बिंदु P है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है ना। तो इस पर दिशा क्या होगी, इस पर दिशा क्या होगी, तो कहा है हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ऐसा ऊपर की ओर ये दिशा होगी। ठीक है कि नहीं। तो ये नियम काय के लिए थे अभी जो आपने जाने, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी धारावाही चालक तार पर धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है। अब अपन जाने लेते हैं कि धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए नियम दिए गए। तो ये दो नियम है। पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत यूज होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। क्या कहा गया है, बाएं हाथ की अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ। पहले मैं बता दूं कौन अंगूठा कहलाता है, कौन तर्जनी, कौन मध्य का, है ना। तो आपकी जो 5 उंगलियां होती हैं इनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, वैसे होंगे नाम मालूम आपको। ये क्या कहलाता है, अंगूठा या अंगुष्ठ कह सकते हैं ना, ये तर्जनी कहलाती है ना, फर्स्ट फिंगर तर्जनी। और बीच की है तो मिडिल फिंगर, इसको मध्यमा, मध्यमा, और ये वाली को अनामिका, और इसको कनिष्ठिका, कनिष्ठ यानी सबसे छोटी, है ना, कनिष्ठिका। ये 5 उंगलियों के नाम होते हैं। खैर आपको ये नाम पूछने के लिए नहीं आएगा, पर इसमें एक बात आई ना तर्जनी और मध्यमा, इसलिए मैंने ये बात बताई कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि वो परस्पर लंबवत हो, ये कंडीशन हो गई। कैसे करना है आपको, वैसे चित्र में समझ में आ गया होगा, बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई और ये मध्यमा हो गया। आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, देखिए ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई और ये मध्यमा हो गई। तीनों ये परस्पर ये लंबवत है, तीनों ये परस्पर लंबवत है, इस प्रकार फैलाओ। अब यहाँ पर कहा गया है कि देखिए यदि जो तर्जनी है ये काय को प्रदर्शित कर रही है, क्षेत्र की दिशा को, है ना, और ये काय को प्रदर्शित कर रही है, धारा की दिशा को, तो उस पर चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा, है ना। अब देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं भाई, देखिए इसमें कन्फ्यूजन काय में होता है कि कौन क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, कौन धारा और कौन बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तीसरी बात है। तो 5 उंगलियों में सबसे बलवान हट्टा कट्टा कौन रहता है, अंगूठा। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, अंगूठा ताकतवर है, ताकत है, बल, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब जो तर्जनी है, तर्जनी यानी कि क्षेत्र, तो क्षेत्र जब किसी को इंगित करना होता है, आपको किसी को इशारा करना पड़ता है, आपको बताना होता कि वो व्यक्ति उस ओर है, तो आप किस फिंगर से बताते, कहते हैं ना उस ओर, यानी क्षेत्र एरिया को दिखाने के लिए, क्षेत्र को दिखाने के लिए तर्जनी की ज़रूरत होगी। तो 2 चीज़ तो क्लियर हो गई भाई आपको, है ना। कौन कौन सी, बल और क्षेत्र। बल और क्षेत्र आपको पता चल गया, बल अंगूठा
तर्जनी क्षेत्र, तो बची बीच की ये उंगली, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी कि अगर किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो लगने वाला बल क्या होगा? तो कहा है कि बल इस प्रकार से लंबवत ऊपर की ओर होगा। आई बात समझ में? बहुत यूज होगा इसका आगे, और जब यूज होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आगे जानते हैं दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2। ये नियम नंबर 1 है और नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 1 क्षेत्र की दिशा बताने के लिए है और नियम नंबर 2 बल की दिशा बताने के लिए है। आई बात समझ में? कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए, अब कहा गया है बिल्कुल सेम यही कंडीशन है कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगुलियां और अंगूठे परस्पर लंबवत रहें। बिल्कुल सेम ऐसे ही ऐसा करना है, अंगुलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत रहें। अब कहा है, अब यदि अंगूठा धारा की दिशा, अब यहाँ पर अंगूठा धारा की दिशा, वही है अंगूठा धारा की दिशा है ना, और अंगुलियां क्षेत्र की दिशा, देखिए अंगुलियां क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो है ना, ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कहा बल कहाँ लगेगा? तो लिखा है चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। पूरा नियम वैसा ही है, सिर्फ इसमें दिशा भर बताना था अपन को। अभी अपन को इसमें क्या बताना पड़ रहा है? बल बताना पड़ रहा है। तो ये धारा है और अंगुलियां क्षेत्र की दिशा बता रही हैं, तो जो बल होगा हथेली के लंबवत बाहर की ओर ऐसा लगेगा। ठीक है ना? ये हो गया आपको दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2। अब आगे देखते हैं प्यारे विद्यार्थी। अब जानते हैं लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल क्या है? इस हेतु व्यंजक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते हैं और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होगा आगे, बड़े बड़े जो डेरिवेशन है उसमें। अच्छे से समझिएगा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, आवेशित कण किस पर गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र में। ये तो कंडीशन हो गई कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस पर एक बल लगेगा। इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ये लॉरेंज बल का मतलब हुआ। लेकिन लॉरेंज बल का जो मान होता है, मतलब सूत्र होता है, F = QVB sin थीटा होता है। ये कैसे हुआ? आपको थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी समझ लीजिए चित्र जो बने हुए कैसे हैं। एक्चुअली कॉपी के 2 पेज की कल्पना करें, है ना, 2 पेज की कल्पना करें। कुछ इस प्रकार से मैं बताऊं कि जैसे ऐसे करके कॉपी के 2 पेज ऐसे खोले हुए हैं, बीच में उनकी ये ऐसे करके एक पेज नीचे हो गया, एक पेज ऐसे, तो बीच में जॉइंट है। कहाँ जॉइंट है? ये है ना, जॉइंट है। ये लंबवत है, एक दूसरे पर खड़े हैं, ये नीचे है और ये खड़ा है उस पेज पर, है ना। तो अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं, यहाँ पर और एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ जॉइंट है वो एक्स अक्ष बोल दें और जो कागज़ नीचे है उसको वाई अक्ष, है ना, वाई अक्ष के अंदर से, और जो कागज़ खड़ा है जेड अक्ष, यानी तीनों अक्ष की आपको कल्पना करना है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। ये तो ये हो गया एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया, है ना। अब यहाँ पर मानते कि माना एक आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करता है। ये जो यहाँ पर बात करी गई है, एक्स अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है और वाई अक्ष के अंदर कण गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल F होगा, ये लंबवत होगा। तो कहा है उस पर लगने वाला बल F किन कारकों पर निर्भर करता है? तो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, कण पर जो आवेश है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F अनुक्रमानुपाती Q। दूसरा, कण का जो वेग है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F अनुक्रमानुपाती V। और तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F अनुक्रमानुपाती B। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर B और V के बीच में कोण 90 डिग्री है ना। और यहाँ पर ये देखिए, ये है ये B की दिशा और ये वेग की दिशा है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये देखिए ये काय की दिशा है, ये है आपकी B की दिशा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये एक्स अक्ष में। और वेग किस दिशा में आ रहा है? ये वेग ऐसा, कण ऐसी गति कर रहा है, ऐसी, है ना, थीटा कोण बनाते हुए। तो कहा गया है कि यदि
बी और वी के बीच में, यानी क्षेत्र और वेग के बीच में कोण थीटा हो तो बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। चार चीज हो गई। पहले में देखिए Q के अनुक्रमानुपाती, फिर V के अनुक्रमानुपाती, फिर B के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। साइन को ज्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो अब इन चारों पॉइंट को संयुक्त कर दो, मिला दो, 1 2 3 और ये चारों पॉइंट को संयुक्त कर दें तो क्या आ जाएगा Q, ये आया Q, फिर V, फिर B और साइन थीटा। F अनुक्रमानुपाती QVB साइन थीटा। अनुक्रमानुपाती की चिन्ह हटा दीजिए, नियतांक आ जाएगा K, नियतांक आ जाएगा K। ऐसा ही पद्धति में इसका मान 1 हो जाता है K का, तो फाइनली सूत्र बन जाएगा F बराबर QVB साइन थीटा। इसको सदिश रूप में अगर लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं F बराबर Q कोष्टक के अंदर V वेक्टर V क्रॉस, इसको गुणा नहीं बोलते, क्रॉस बोलते सदिश गुणा में, है ना, V क्रॉस B, है ना। क्यों ऐसा आ गया, ये आ गया क्योंकि सदिश में शायद आपने 11th में पढ़ा होगा सदिश गुणा और अदिश गुणा। तो सदिश गुणा में A क्रॉस B बराबर क्या होता है, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। तो यूनिट वेक्टर n का मान तो मात्र 1 हो जाता है परिमाण, है ना, यानी A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। तो ऐसे ही V क्रॉस B यानी VB साइन थीटा, VB साइन थीटा, VB साइन थीटा Q लिखा है, तो इसको सदिश रूप में ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी दिशा यानी लॉरेंज बल की दिशा कैसी होगी, तो लॉरेंज बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दे सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वैसे इसको निकालने के और भी तरीके हैं, पर सबसे सरल और सही तरीका ये लगा तो मैंने आपको सबसे सरल तरीका बताने का प्रयास किया है। अब जानेंगे कि लॉरेंज बल जो F बराबर QVB साइन थीटा आया था, ये कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, है ना। तो भाई ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है स्थिति फर्स्ट कि यदि V इक्वल टू 0 यानी वेग का मान 0 हो तो बल कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। V का मान 0 रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। यानी V बराबर 0 तो F बराबर भी 0। कहने का मतलब ये हुआ कि आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति ही ना करे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। आई बात समझ में, यही बात शुरू में बताए थे हमने, है ना, कि आवेशित कण अगर गति करेगा तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, तभी बल उस पर लगेगा। आई बात समझ में। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि थीटा बराबर, है ना, यानी थीटा मीन्स क्या, थीटा यानी क्या, V और B के बीच जो कोण है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण है वो अगर 0 डिग्री है या 180 अंश है तो क्या होता है, साइन 0 बराबर भी 0 होता है, साइन 180 अंश बराबर भी 0 होता है। तो उस स्थिति पर भी ये F बराबर QVB साइन थीटा से F का मान 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इतने का मान 0 होगा तो पूरे इसमें भरेंगे तो F का मान भी 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। कहने का ये मतलब हुआ कि थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 यानी कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में या समांतर गति करे तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, दोनों पोजीशन पर कोई बल नहीं लगा। अब जानते हैं ये अगर थीटा 90 हो, थीटा 90 हो तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, बल का मान अधिकतम होगा, क्योंकि इतने का मान 1 हो जाएगा तो F बराबर QVB होगा। आ भी सकता है जब लंबवत गति करे तो लॉरेंज बल का मान कितना होगा, तो QVB इतना बस लिखिएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस स्थिति पर लॉरेंज बल या चुंबकीय बल का मान अधिकतम होता है। अब इसके बाद मैं इसको नोट करने के लिए कह रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ये वस्तुनिष्ठ यहाँ से बना करके दिए जा सकते हैं और यहाँ से सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, तो सिद्ध करके मैं इसी वीडियो में अगले प्रश्न में बताऊँगा। प्यारे विद्यार्थी, क्या है कि जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। कंडीशन समझिए, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो
उस कण का मार्ग हमेशा वृत्ताकार होता है, उस कण की गति वृत्तीय होती है। और वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या होती है वो कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग यानी जानते हैं ना, द्रव्यमान गुणित वेग संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं लॉरेंज बल की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो F बराबर होता है QVB sin थीटा। ये लॉरेंज बल का सूत्र हो गया। इसकी सहायता से हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का मात्रक निकालना है। तो थीटा इक्वल टू 90 भरे देते हैं तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, F बराबर इतना एक हो गया ना, इतना, तो F बराबर QVB, F बराबर QVB। अब यहाँ से B का मान निकालना है तो Q और V पक्षांतर होकर के सेट जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा F बटे QV। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ से B का मान निकालना हुआ तो ये इसके बटे में हो गया पक्षांतर। आप जानते होंगे बेसिक नियम पक्षांतर में गुणा का भाग भाग का गुणा हो जाता है ना, यानी बटे में चली गई संख्या, तो B बराबर F बटे QV आया ये। अब यहाँ पर F यानी क्या, F यानी बल, तो बल का मात्रक हुआ न्यूटन। Q यानी क्या, Q यानी आवेश, तो आवेश का मात्रक हुआ कूलाम। V यानी क्या, V यानी वेग, तो वेग का मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकेंड। आ गई बात समझ में। अब चूंकि ये गुणा में है तो ये आप ये जो सेकेंड लिखा है चाहो तो आप इसके बटे भी लिख सकते हो, है ना। तो इसके बटे अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, और मीटर को यहाँ लिखे रहने दें। अब ऐसा करने से आपको ये कुछ व्यक्त कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है, धारा को, है ना। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं ना, तो आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय यानी कूलाम बटे सेकेंड क्या हो जाएगा, धारा। तो धारा का क्या मात्रक हुआ, ऐसा ही एम्पियर, यानी इतना बन गया एम्पियर, और यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। तो ये लॉरेंज बल की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकला है न्यूटन बटे एम्पियर गुणित मीटर। आ गई बात समझ में। नॉलेज के लिए ध्यान रखना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अन्य मात्रक गॉस, टेस्ला, वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी हैं। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देखे लेते हैं। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण यदि लंबवत गति करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होगा, वृत्तीय होगा, और मार्ग की त्रिज्या हेतु व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर जो बना हुआ चित्र इसको हम समझाएं। ये जो क्रॉस क्रॉस बना दिए, ये कटपिट के चिन्ह बने हुए, ये चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, ये कागज रखा हुआ है ना, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, इस दिशा में, ऐसे डायरेक्शन में, है ना। आपको मतलब ये समझ ले कि कागज पर ऐसे करके पेपर पिन लगा दें तो लंबवत निकलेगी ना, तो उस डायरेक्शन में, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है ना ये। और इस पर ये जो कण है ये इस ऐसा लंबवत गति कर रहा है, ऐसा आ रहा है, अंदर आ रहा है, लंबवत गति करते हुए आ रहा है ये कण, है ना। फिर बाद में उसका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या बात करी गई, यही कि मान लेते हैं, माना कोई आवेशित कण Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से लंबवत गति करता है। अब जब लंबवत गति करता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो बल होगा वह हमेशा वेग के लंबवत होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने जाना ही होगा, क्या जाने हैं कि क्षेत्र कौन दर्शाएगा, तर्जनी। तो तर्जनी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऐसा, ये उंगली को देखें, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर ले जाएं, ये नीचे की ओर ले गए ऐसे, ठीक है कि नहीं। कण की जो गति हो रही है उसकी दिशा कैसी हो जाएगी, मध्यमा, ये मध्यमा गति की दिशा, है ना। तो बल कहाँ जाएगा, ये गया बल, अंगूठा लंबवत ऊपर की ओर गया। यानी हमेशा जो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार देख रहे हैं कि जो कण गति करता है वी वेग से, तो बल गति के लंबवत लगता है, ठीक है ना, लंबवत लगता है। इतनी बात समझे आपने कि अगर चुंबकीय क्षेत्र B में वी वेग से गति करे, लंबवत गति करे, तो जो बल होगा वह वेग के लंबवत लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। ये
यहाँ पर चित्र में देखें, चित्र में आप देखिए कि ये देखें, ये गति कर रहा है ये इस दिशा में। ये आप कहेंगे कि सर ये लंबवत कैसे हुआ चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत? भाई चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है ना, ऐसा पेपर पिन यहाँ से डाल दीजिए, नीचे चली जाएगी, वो क्षेत्र की दिशा हो गई। और एक कागज़ पर ऐसी लाइन खींच दें तो ये लाइन और वो पेपर पिन जो गई लंबवत हुई ना, लंबवत हुई ना ऐसा। तो बल कैसे कार्य करेगा? वेग के लंबवत इस डायरेक्शन में करेगा ये, है ना। और यहाँ पर जाएगा तो बल ऐसा कार्य करेगा। तो अब यहाँ पर यही बात हो रही कि जब बल लंबवत कार्य करेगा, तो बल लंबवत कार्य करेगा तो उस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो गया। बल अगर लंबवत लगेगा तो किया गया बल द्वारा किया गया कार्य, कण पर जो कार्य किया जाएगा वो शून्य होगा। आप कहोगे सर ये कार्य कैसे शून्य हो गया? कार्य कैसे शून्य हो गया? भाई 11th आपने पढ़ा है ना, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। सूत्र के रूप में क्या आ जाता है? W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अब थीटा का मान लंबवत यानी 90 भर दें तो कॉस 90 इक्वल टू 0, यानी कि W इक्वल टू 0। कहने का मतलब यही हुआ कि जब बल लंबवत लगेगा तो कार्य शून्य होगा। आपने सुना भी होगा ना, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य, है ना। तो अभी तक आपने क्या समझा कि बल लंबवत लगेगा और लंबवत बल लगने के कारण कार्य शून्य होगा। अब जब कण पर कार्य ही नहीं किया गया तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कुछ कार्य ही नहीं किया गया ना, कण पे कोई कार्य नहीं किया गया तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्यों की त्यों रहेगी। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा यानी उसकी चाल नियत होगी। आई बात समझ में? अब आवेशित कण पर आवेशित जो कण है उस पर लगने वाला बल तो लग ही रहा है, क्योंकि बल तो लग रहा है केंद्र की ओर। ये देखिए ये लंबवत लग रहा है बल, तो बल लग रहा है और बल लगने के बावजूद भी चाल नियत है, बल लगने के बावजूद भी चाल नियत है। तो यह तभी संभव होगा जब कण वृत्तीय मार्ग पर गति करे, जब कण वृत्तीय मार्ग पर गति करे। ये लाइन समझिए कि जब आवेशित कण पर बल लग रहा है, आवेशित कण पर बल लग रहा है, वह बल लगने के बावजूद कण नियत चाल से गति कर रहा है, तो यह तभी संभव होगा कि जब कण वृत्तीय मार्ग पर गति करे, क्योंकि ऐसी स्थिति पर यह दूरी नियत बनी रहेगी तो उसकी चाल समान बनी रहेगी। आई बात समझ में? चाल क्यों समान बनी रहेगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक राउंड में तय की गई दूरी बराबर होगी, कब बराबर होगी? जब ये परिधि कहलाए 2πr, यानी वृत्तीय मार्ग पर गति करे। तो इस प्रकार आपने यहाँ तक ये साबित कर दिया कि मार्ग वृत्तीय होगा। अब आपको ये निकालना है कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या संवेग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगी। तो इसके लिए करते हैं कि माना आवेशित कण का द्रव्यमान m है और वह r त्रिज्या वाली, यहाँ से ये r त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग पर विवेक से गति करता है। तो कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल, और बैलेंस की स्थिति में अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के यानी लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा, चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा लॉरेंज बल के। तो लॉरेंज बल लंबवत की स्थिति में कितना आएगा? QVB, और अभिकेंद्र बल कितना निकल करके आ रहा है? mv² बटे r। आई बात समझ में? अब यहाँ से आपको r का मान निकालना है, ये r का मान। तो पक्षांतर कर दें, r को हम यहाँ ले गए QVB की जगह और QVB को यहाँ उठा करके ले आए, r को यहाँ और इसको यहाँ पक्षांतर कर दिए। अब एक v से एक v ये कट गया तो ऊपर बचा mv और नीचे बचा QB, यानी r बराबर mv बटे QB। अब यहाँ पर देखिए mv यानी द्रव्यमान गुणित वेग, तो द्रव्यमान गुणित वेग क्या कहलाएगा? संवेग। तो यहाँ ऊपर आ गया संवेग और नीचे आ गया QB, यानी r बराबर p बटे QB, है ना। तो यही तो सिद्ध करना था। ऊपर वाले पद अनुक्रमानुपाती कहलाते हैं, नीचे वाले पद व्युत्क्रमानुपाती, यानी r अनुक्रमानुपाती p, r अनुक्रमानुपाती p यानी संवेग। फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी प्रतीक आए तो उसका परिचय देना साइड में बहुत ज़रूरी है, नंबर कट जाता है चूंकि करके ना दे तो, है ना। तो r अनुक्रमानुपाती p। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने सभी बेसिक बातें बता दी हैं।
आपको आगे की वीडियो भी बहुत जल्दी मिल सकें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ऐसे वीडियो प्रायः पेड क्लासेस में मिलेंगे आपको, वो भी शायद इतने अच्छे ढंग से, सरल ढंग से नोट्स के सहित आपको मिलना कुछ कठिन ही होगा। तो ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिल सकें, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो आपके प्यार और स्नेह और सहयोग पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी से जल्दी अगले वीडियो भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा, आपके जो भी कमेंट हो कीजिएगा। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। जय हिंद।